वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। माली मुश्किलात, बजट सपोर्ट के लिए अहम असासे गिरवी रखने का फैसला। F9 पार्क इस्लामाबाद को गिरवी रख कर कर्ज लिया जाएगा। गिरवी और कर्ज से मुताल्लिक समरी वफाकी काबीना के आइंदा एजेंडे में शामिल। 750 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क के एवज स्कूक बॉन्ड जारी होंगे। 1 जुलाई से 5000 का नोट बंद कर दिया जाएगा। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी की हुकूमत को अहम तजवीज़। शब्बर जैदी कहते हैं मईशत ठीक करने का वाहिद इलाज 5000 का नोट बंद करना है। मईशत बेहतर, बैंकारी मुस्तहकम और रिश्वत सतानी मुश्किल हो जाएगी। मुल्क में क्रिकेट की बहाली की जानिब एक और बड़ा कदम। जनूबी अफ्रीका की टीम 14 बरस बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। PCB ने पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी टीम की क़यादत मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम करेंगे। नामवर अदाकारा रूही बानो को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। रूही बानो 70 और 80 के दहाई के ड्रामों की मकबूल तरीन अदाकारा। किला कहानी, कांच का पुल, जर्द गुलाब, हैरत कदा, दरवाज़ा इंतहाई मकबूल हुए। अदाकारा ने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। फरा, वो क्या कहते हैं, जिसका काम उसी को सच। बिल्कुल सही। तो हमें कोई भी बात करने से पहले जो है ना बहुत ज्यादा सोच लेना चाहिए कि जो लोग ये आप शहबाज गिल को कह रहे हैं। ये आप देखें, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। कल ना वही यही इसी मामले को लेकर बहुत अहम ये एक डेवलपमेंट थी। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, जिसमें बात ये आई कि माली मुश्किलात जो हैं उसके बाइस वफाकी दारुल हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद के बड़े अवामी मकाम F9 पार्क, जिसे फातिमा जिन्ना पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं, उसके एवज कर्ज हासिल करने का फैसला किया है। ये ज़मीन जो है 750 एकड़ ज़मीन जो है रखकर बजट सपोर्ट के लिए कर्ज हासिल किया जाएगा और इसके एवज स्कूक बॉन्ड जो हैं वो जारी किए जाएंगे। वजारत ख़जाना ने मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की गलत खबर से मुतालिक जो ट्वीट थी, 92 न्यूज़ की यह खबर थी जिस तरह आप बता रही हैं कि सुहेल इकबाल भट्टी की यह खबर थी, उसको कहा कि ये गलत खबर है, उसकी नफी कर दिया वजारत ख़जाना ने। कहा है कि बिल्कुल 92 न्यूज़ ठीक कह रहा है। फौरी तौर पर शहबाज गिल साहब जो है उनका ट्वीट आया कि आप तो बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन आप ये जो खबर दे रहे हैं ये सही नहीं है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। लेकिन बाद में उनकी इस तरदीद जो है वो सामने आ गई और बात वही है कि ये अगर इस तरह से कर्जे लेने पड़ रहे हैं हुकूमत को चलाने के लिए तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। गिरवी रखने पड़ रहे हैं हमें अपने असासे जो हैं। एक और भी अहम बात है, आप मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर हैं, आप सोशल मीडिया पर मुआशी उमूर पर बात करने से पहले कम अज़ कम वजारत ख़जाना से कन्फर्म कर ही लें कि 92 न्यूज़ बाखबर बावसूख है, कोई खबर चला रहा है तो वो गलत नहीं चला रहा है। बिल्कुल सही। इस हवाले से हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है और वक्त निकाला है। मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल हुई है कल कि हुकूमत ने कर्जा हासिल करने के लिए F9 पार्क की अराज़ी बतौर ज़मानत गिरवी रख के स्कूक बॉन्ड जारी करने का फैसला किया, इसकी तफसील हमें बताइएगा और आपको क्यों डिनाई किया, क्यों तरदीद आपकी जो है वो आई शहबाज गिल के सामने तरफ से। जी वालेकुम सलाम फरा। मामला ये है कि पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से माली मुश्किलात का सामना है और मुख्तलिफ अदवार में बजट सपोर्ट के लिए हुकूमतें कर्ज लेने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अब पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है। मौजूदा हुकूमत को भी यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि हमारी आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं और जो माजी के कर्ज हैं उनको भी चुकाना है, उनके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी अदा करना है। तो उस इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए यही एक ऑप्शन बचता है कि आप मज़ीद कर्ज लें। अब हुकूमत की मुआशी टीम ने यह फैसला किया कि हम इजारा स्कूक बॉन्ड जारी करेंगे और उसके लिए आपको कोई ना कोई सरकारी हुकूमती जो असासा है वो आपको गिरवी रखना पड़ता है। और इस मरतबा ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद के F9 पार्क उसे गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया जाए। 500 अरब से ज़ायद कर्ज लेने का प्लान है, लेकिन मामला ये है कि जो इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया वजारत ख़जाना की जानिब से जुलाई 2020 में
इंतहाई खामोशी से मामला निशेट हुआ, मुख्तलिफ कंपनियों की खिदमात हासिल की गई। उन्होंने F9 पार्क की अराजी कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है कि कल कला को अगर पाकिस्तान ये रकम वापस ना कर सके तो इससे कितना जो इन्वेस्टर होंगे वो इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारी वर्किंग हुई। उसके बाद CDA से NOC हासिल किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया असूली तौर के ऊपर कि अब हमने F9 पार्क को गिरवी रखे कर्ज हासिल करना है, जिसके बाद वज़ारत खजाना ने बाज़ाब्ता तौर पर समरी भी मूव कर दी है। जो चूंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, F9 की लोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सामने आपका जो है एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ आपका नेवल कॉम्प्लेक्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो GHQ की ज़मीन जो है वो अलॉट हुई हुई है। तो इसकी तो लोकेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी प्राइम लोकेशन है। आपके ख्याल में हम अफोर्ड कर सकते हैं ये कि अगर ना पैसे अदा किए जा सकें तो ये जो है ये किसी और प्राइवेट उसके कब्जे में चला जाए? देखिए, ये तो हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो हुकूमत की मुआशी टीम को जो चैलेंज सामना था कि वो एक ऐसा सासा हो जिसके वज़ वो कम से कम 500 अरब रुपए से लगभग कर्ज जरूर हासिल कर सकें, तो उसके लिए कोई पोटेंशियल आपको अपना कोई एसेट सामने लेके आना था। और F9 पार्क जो कि तकरीबन 570 एकड़ पर मुश्तमिल है, उसके एक जानिब F10 मरकज़ है, तिजारती हब है, दूसरी जानिब कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी एक अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी एक वैल्यू है जिसकी वजह से इसका फैसला किया गया। लेकिन मामला यह है कि जब 92 न्यूज़ ने बाखबर बावसूख की रवायत को बरकरार रखते हुए ये एक्सक्लूसिव खबर दी और उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज गिल साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी अमूर हैं, उन्होंने कह दिया जी कि भट्टी साहब आप तो बहुत अच्छे साफ़ी हैं लेकिन खबर गलत है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था इस हकीकत के बावजूद कि ये वज़ारत ख़जाना की डोमेन थी। शहबाज गिल साहब ने उनसे तस्दीक किए बगैर उन्होंने ये हमारी खबर को ये रंग देने की कोशिश की कि जैसे हमने ये क्लेम करने की कोशिश की है कि मंजूरी हो गई है। कतन हमने ये क्लेम नहीं किया कि इस मामले की मंजूरी दे दी गई। हमने फैक्ट्स बयान किए, जो डिसीजन हुआ है असूली तौर पर वो बयान किया और ये बताया कि मंगल के रोज वफाकी काबीना का इजलास है, वफाकी काबीना इस मामले की हतमी मंजूरी देगी। वजारत खजाना समरी भेज चुकी है जो कि काबीना के एजेंडे का हिस्सा है, एजेंडा आइटम नंबर 6 पर मौजूद है। ये सारा मामला था, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे। अल्टीमेटली वजारत खजाना ने एक इलामिया जारी करते हुए शहबाज गिल साहब के बयानिए की और उनकी खबर की बिलखसूस जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डेवलप करने की कोशिश की उसकी उन्होंने नफी कर दिया और कहा गया है सिर्फ F9 पार्क नहीं बल्कि नेक्स्ट आइंदा मरले के अंदर लाहौर एयरपोर्ट और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाईवे को भी गिरवी रखने का प्लान बन चुका है। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, लेकिन मामला ये है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान टीम का आप हिस्सा और बेहतरीन जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस हवाले से कि क्या हुकूमत छुपाना चाह रही है ये मामला करते हुए या लाइल्मी थी। ये दो चीज़ें हैं, दो सवालात हैं जिसका फैसला हुकूमत ही करेगी कि हम क्या कहना चाहेंगे कि शहबाज गिल साहब को इल्म नहीं था कि उन्होंने ये ट्वीट कर दी या फिर हम करना भी चाह रहे हैं और छुपाना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल सही। सो ये जो भी मामला है शायद खुल के सामने आ सके। एक और बहुत अहम इशू के बारे में बात करेंगे। हर बंदा जो इस पे बड़ा कंसर्न फील कर रहा है कि एक तजवीज़ जो है वो सामने आई है कि 1 जुलाई से 5000 का नोट बंद कर दिया जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने हुकूमत को बड़ी तजवीज़ पेश की है और उनका कहना है कि मुल्क की मईशत ठीक करने का वाहिद हल 5000 का नोट बंद करना है और मार्केट में बड़े नोट खत्म करने से महंगाई भी कम हो जाएगी। शब्बर जैदी साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। आपकी तजवीज़ है कि 5000 का जो नोट है वो बंद कर दिया जाए, क्या क्या फ़ायदे होंगे इससे? देखिए, जब मैं चेयरमैन FBR था मैंने उस वक्त भी एक कोशिश की थी और मैंने प्राइस बॉन्ड्स को ख़त्म कर दिया था उस सेंस में कि कोई बेयरर प्राइस बॉन्ड नहीं होगा और 25,000 का बॉन्ड भी ख़त्म किया था और बाद में 40,000 का बॉन्ड भी उसको मैंने ख़त्म किया था। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी माशरे में 5,000 का जो नोट है वो हमारी ब्राइबरी और करप्शन को आसान करने में मददगार होता है। और दूसरी बात यह है कि मेरा ये एस्टिमेशन है कि बहुत बड़ी तादाद में जो नाजायज़ आमदनी है वो नोटों की शक्ल में लेके और उसको होल्ड कर दिया गया है। तो और पाकिस्तान जैसे माशरे में इवन आप देख लें UK और USA में और कंट्री में इतनी बड़ी डिनोमिनेशन का नोट नहीं होता है। ये हमने अपने मुल्क के साथ ज़्यादती की है कि 5000 का नोट शुरू किया है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए फ़ौरन।
और इसकी जगह हम जो हमारा 1000 का नोट है वो मैक्सिमम नोट हो। जब मैं ये बात करूंगा ना तो सब आपको जवाब देंगे कि जी मोदी ने भी यही किया था और वो नाकाम हो गया और उसमें पर प्रॉब्लम हो गई। ये सारी बातें गलत हैं। मोदी साहब का सिस्टम नाकाम नहीं, कॉन्सेप्ट नाकाम नहीं हुआ था या नाकाम हुआ है। मोदी साहब का जो प्रोसेस था, जिस तरह से उसको उन्होंने बंद करना था, जिस तरह से उसे एनकैश करना था, उसमें प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से मसला ख़राब हुआ था। नहीं तो इंडिया के जितने भी मईशतदान हैं वो इसको एग्री करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट ठीक था। मैंने इसीलिए कहा है कि आज जनवरी का महीना है, आप जून तक इसको ऐलान करें कि जून के बाद से नहीं होगा और एक प्रोसेस के तहत इसे ख़त्म करें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 5000 का नोट ख़त्म होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये कह सकता हूँ कि जो भी लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मफाद में बात नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। जैदी साहब, बरतानिया में ये प्रैक्टिस जो है ये की गई, बरतानिया इसी तरह से उन्होंने अपने जो है बिल्स चेंज भी किए और उससे भी फ़र्क पड़ा कि जो सारी पैसा था जो कि बाहर होर्डिंग में था वो वापस आया उनके स्टेट बैंक्स में और वहाँ से उनको सारा पैसा जिसको रेगुलराइज करने में मदद मिली। लेकिन क्या ये हल है महंगाई का? आप कह रहे हैं कि 5000 का जो नोट है बंद करने से महंगाई का हल होगा? इन दोनों का देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ क्लियर कि महंगाई का डायरेक्ट ताल्लुक 5000 के नोट से नहीं है। ठीक है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब ये नोट जब आप इसकी बात करेंगे ना तो आपको जो जवाब मिलेगा ना इसके खिलाफ, वो दो जवाब मिलेंगे कि लोग फिर इसकी जगह पर गोल्ड के बुलियन को इस्तेमाल करेंगे रिश्वत के लिए और इस्तेमाल करेंगे डॉलर्स को, और पाकिस्तान में डॉलर महंगा हो जाएगा। ये आपको जवाब मिलेगा। देखिए महंगाई जो है ना, ये महंगाई क्यों है? आपने कभी सोचा कि जो कमोडिटीज़ हैं, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज़, प्याज है, आलू है, टमाटर है, सब्जियां हैं या फल हैं, ये महंगे क्यों होते हैं? ये महंगे इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन का पैसा जो होता है, ब्यूरोक्रेसी का और जो करप्शन होती है जिसकी भी कह लें, वो सारा पैसा इकट्ठा होता है और वो सारा पैसा इकट्ठा होके आपकी जो अजनास है उनको खरीद लेता है जी अपफ्रंट, और फिर जब वो मंडियों में आता है तो वो उनकी मर्जी से बिकता है। ये पूरा एक सिलसिला है जिस पे मैंने बहुत डिटेल बात पहले भी की है और आप कभी आपके प्रोग्राम में आके एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान का जो जितना भी ये स्पेशली कमोडिटीज का नॉन कैश मार्केट है, ये सारा करप्शन मनी से फाइनेंस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो तो ये आप जाएं गुजरावाला देख लें, मंडी बहाउद्दीन चले जाएं, हाफजाबाद चले जाएं, मंडियों में जो बंदे के पीछे पैसे लगा के बैठे हैं, ये पैसे हैं किसके? ये कौन लोग हैं? तो ये एक बहुत बड़ी जंग है जो इंशाल्लाह हमने शुरू की है और हम इस जंग को जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। शबरज़ादी साहब, आपने प्रीमियम बॉन्ड्स का जिक्र किया जो कि अब आपके रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, आपको तब तक मिलते ही नहीं है, इशू ही नहीं होते जब तक आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होती। प्राइस बॉन्ड 40,000 वाले हों या 25,000 वाले हों, वो तो दुरुस्त हो गया कि पैसा लीगल जो है सामने आना शुरू हो गया और रजिस्टर होना भी शुरू हो गया। आप चेयरमैन FBR रहे, क्या वज़ीर आज़म साहब को आपने ये तजवीज़ दी थी? अगर तजवीज़ दी तो रुकावट क्या बनी? कौन सी वाली बात कर रहे हैं? किसकी? 5000 के नोट वाली। 5000। देखिए जब मैं चेयरमैन FBR था मैंने 5000 का नोट नहीं किया था। उसको मैंने कहा था कि पहले हम प्राइस बॉन्ड करेंगे। मैंने एक तजवीज़ ये दी थी कि हम इसको प्रोसीजरली करेंगे। ठीक है। पहले हम प्राइस बॉन्ड करेंगे, फिर हम डॉलर इसको 5000 का नोट को करेंगे, फिर हम करेंसी एक्सचेंज कंपनियां बंद करेंगे। ये जो डॉलर आपको मिलता है ना, हर कोने में डॉलर मिल जाता है, जाके रुपए दें और डॉलर ले लें, ये हम इंशाल्लाह ताला बंद करेंगे और इसको हम रेगुलराइज करेंगे कि जिस तरह तहजीब याफ्ता मुल्कों में होता है। फिर हम इस गोल्ड बुलियन की को बंद करेंगे। फिर हम बंद करेंगे रियल एस्टेट के अंदर जो काला पैसा, ये हमने एमनेस्टी स्कीम दी है, वो इसीलिए दी है कि एक दफ़ा इस चीज़ को सीधा करें, उसके बाद इसको करें। तो ये एक पूरा सिलसिला है, ये पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। ये लोग इसको मजाक समझते हैं या समझते हैं, ये कोई खेल नहीं हो रहा है, ये एक बहुत सोचे समझे प्लान के तहत पाकिस्तान से ब्लैक मनी को ख़त्म करना है। और मेरी एक बात याद रखिए, हमें FATF से बाहर निकलना है और इंशाल्लाह
दिसंबर 31, 2021 से पहले हम FATF से बाहर होंगे। इस वजह से नहीं कि FATF वाले मानेंगे, हम इस वजह से बाहर होंगे कि हमने तमाम वो इक़दाम कर दिए होंगे जिससे पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही। ज़ैदी साहब ये भी फरमाइएगा कि टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात है, इस्लाहात, वो बड़ी ज़रूरी है और आपकी उस हवाले से भी रिजर्वेशन सामने आई थी कि माफियाज जो हैं वो ऑपरेट करते हैं और वो हाथ नहीं डालने देते। आपने ख़ुद जो है, जब आप थे तब आपको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टैक्स अहदाफ की वसूली में मुसलसल नाकामी जो है उसका हुकूमत को सामना करना पड़ता है। वहाँ पर जो काम करने की ज़रूरत है उसमें क्या चीज़ है जो आड़े आती है? देखिए, मैंने कल परसों एक ट्वीट की थी और मैंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही थी कि एक लफ्ज़ होता है रिफॉर्म जी। मैंने कहा था कि इसको ना हमारी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। हमने इस लफ्ज़ को इतना इस्तेमाल किया है कि इसका लफ्ज़, इसके मानी ख़त्म हो गए। टैक्स में कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जो काम जो कर रहा है वही कर ले तो काफ़ी है। मेरी बात समझे जी। मैं पुलिस रिफॉर्म की फर्क बात करता हूँ। पुलिस वाले में रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जो पुलिस कर रही है वो कर ले, वो काफ़ी है। मगर मैंने पिछले 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल को और मैंने कहा था कि रिफॉर्म बेमानी हो जाएगी उस वक्त जब FBI, पुलिस और सरकारी अफसरों में टैलेंट नहीं आएगा। टैलेंट का मतलब है काबिल लोग नहीं आएंगे। कोई भी काबिल बच्चा जो हलाल की रोजी कमाना चाहता है वो कभी भी गवर्नमेंट में नौकरी नहीं करेगा। हमारी कोई नस्लें आने वाली, आपकी नस्लें आने वाली कभी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर जो तनख्वाहें हैं, जो हलाल की आमदनी है, वो इतनी कम है कि शरीफ आदमी वहाँ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब आप शरीफ आदमी की इंडक्शन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से शरीफ आदमी आपको काम करने वाला मिलेगा। तो ये बात है एक विशेष सर्कल की। मैंने उस दिन भी कहा था उस इंटरव्यू में, आज फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों की तनख्वाहें कम रखी गई हैं पाकिस्तान के माशरे को तबाह करने के लिए। ये एक साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा कर लो बहुत कम पैसे में और उनको लगा दो। 22,000 आदमी हैं FBR में, उन 22,000 आदमी की तनख्वाहें जो हैं वो गिन लें आप और उनकी करेक्शन गिन लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ये इशू आप समझने की कोशिश करें कि कोई बंदा जो 22वें ग्रेड में पहुंच जाता है, 22वें ग्रेड की बात, 22वें ग्रेड में पहुंच जाता है, अगर वो मुझे इस्लामाबाद में एक घर बना के दिखा दे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल ठीक तो है। शबर ज़ैदी साहब, ये बता दीजिए कि सारा मामला ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एंड पे डाल दिया जाता है। आपने काम किया, ब्यूरोक्रेसी नहीं डाला जाता। ब्यूरोक्रेसी तो एक आला है इस सारे सिस्टम का। मेरा मकसद, मेरी बात को दोबारा गौर से समझें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी उर्दू बोलती रहती है और बड़े बड़े अफसरी करती रहती है, उनसे पूछें कि क्या 22 ग्रेड का कोई अफसर हलाल की कमाई से घर बना सकता है? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है? तो जब वो आदमी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो 22 ग्रेड की नौकरी क्यों कर रहा है? दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे पर्क्स भी तो हैं। सरकारी घर मिलते हैं, अस्पतालों में इलाज है, सरकारी गाड़ियां हैं, फ्यूल्स हैं। मैडम मुझे पक्ष बता दें, गाड़ियां कौन सी गाड़ी है? एक गाड़ी है, अगर वो गाड़ी अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, आपके पास सिर्फ एक गाड़ी है तो आप एक गाड़ी से और एक सरकारी, अब तो घर भी खत्म हो गया, अब घर भी नहीं है। कौन से पक्ष हैं? अस्पताल गवर्नमेंट का है, उस पर कोई जाता नहीं है। मैं आपसे फिर दोबारा सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल इस्लामाबाद से है मेरा, कि इस्लामाबाद का कोई अफसर जो 22 ग्रेड का एक भी आदमी है, एक आदमी की बात कर रहा हूँ, वो अपनी तनख्वाह में से क्या घर बना सकता है इस्लामाबाद में?
क्या वो रह सकता है इस्लामाबाद में? बिल्कुल इसीलिए ठीक है। शरीफ आदमी जब इस्लामाबाद से रिटायर होता है तो वो बेचारा अपने गांव चला जाता है या घर छोटे चला जाता है, क्योंकि उसके पास तो इस्लामाबाद में घर ही नहीं होता। ठीक है, ये तजावीज़ आपने शब्बर ज़ैदी साहब मौजूदा हुकूमत को दी थी, वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी थी, तो क्यों इस पे अमल नहीं होता? उसमें रुकावट कौन है? हमारा तो क्वेश्चन ही है कि आपको सब कुछ समझ लग गई, आपने पौधा लगाने की कोशिश की, पॉलिसी लाने की कोशिश की, रुकावट उसमें क्या आ गई? आपका तो डायरेक्ट रब्ता था वज़ीर आज़म साहब से। उसमें अभी भी मैं बता दूं, वज़ीर आज़म साहब से मेरा आज भी रब्ता है। वज़ीर आज़म साहब को जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात को समझ सुनते भी हैं और जहाँ तक होता है अमल दरामद भी करते हैं। मगर आपका मसला, सारे लोगों का मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि 1.5-2 साल में हम वो सारे अजाब ख़त्म कर दें जो हमने 70 साल से अपने सर पे बांधे हुए हैं। ये जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी बातें मेरे सामने हैं। हम एक तरीके से इस पे अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई, देखिए मेरी एक बात बताइए, आप सारे जो बैठे हो, आप लोग सब सुन रहे हैं, जो बातें मैं कर रहा हूँ आज मैं कहता हूँ लोगों को, इंटरव्यू में देता हूँ मुस्तकिल, क्या आपने ये बात पहले कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी। मैं पूछ रहा हूँ, सुनी थी आपने? नहीं, आपने ये बातें की। अच्छा, इसलिए आपने रिफॉर्म सुनते होंगे, ये हो रही है। देखिए मेरा ये बिल्कुल कन्विंस ओपिनियन है और इमरान खान साहब इस पे 100% मेरे साथ हैं और हम जो एक सर्टन सोच रखने वाले लोग हैं, हम इस पे बड़े क्लियर हैं कि हमें पाकिस्तान के माशरे में क्या करना है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, XYZ, चौधरी मौलाना फजल रहमान और ये सब हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें इमरान खान एक शख्सियत है, वो आज होंगे कल चले जाएंगे, हर एक ने जाना है, मुझे भी जाना है। बात यह है कि आप जब तक बुनियादी माशरती इश्यूज को सेटल नहीं करते, आप नहीं। मैं आपको सिर्फ आखिरी बात कवर करता हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से बिलोंग करता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी फर्म का सबसे बड़ा पार्टनर रहा हूँ 8 साल तक। मेरे खैर मुझे आप छोड़ दें, क्या आप मुझे बताएं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, आज पाकिस्तान में अपना घर, अपनी गाड़ी बना सकता है? आप दोनों भी, मैं आपकी शक्ल नहीं देख पाता, मगर जो आप दोनों बैठे हुए हैं, आप मुझे बता दें जो तनख्वाह आपको मिलती है उसमें आप कभी अपना घर बना सकते हैं? नहीं। जब नहीं बना सकते तो आप कभी भी सही नहीं, माशरा कभी सही नहीं हो सकता। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। जब ये थॉटफुलनेस है, जब ये कंसिडरेशन भी है, तो गवर्नमेंट भी वज़ीर आज़म इमरान खान की है। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? यही तो लोगों का मुतालबा है कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। तो आप भी समझते हैं कि ज़रूरी है और यही सुधारने का जरिया और बाइस भी है, तो फिर इसके करने में रुकावट क्या है? इसके करने में रुकावट ये है कि 70 साल से आपने एक माफिया क्रिएट किया है जिसको आप कहते हैं कारोबार। कारोबार जो होता है, ये होता है सिर्फ उन जगहों पर। देखिए मैं आपको मैंने परसों एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि 4 चीज़ें जो होती हैं उनमें कारोबार नहीं हो सकता। एक कारोबार नहीं हो सकता तालीम में। तालीम कभी किसी आदमी का कारोबार तालीम बेचना नहीं हो सकता। कभी कारोबार नहीं हो सकता सेहत के मसले में। कभी कारोबार नहीं हो सकता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। कभी कारोबार नहीं हो सकता सस्ते हाउसिंग में। ये 4 इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब इन चीज़ों को आप कारोबार बना लेंगे और लोग कारोबार करेंगे, अस्पताल बनाने का लोग कारोबार करेंगे, स्कूल बनाने का लोग कारोबार करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का लोग कारोबार करेंगे, सस्ते घर बनाने का, तो कोई माशरा भी नहीं रह सकता। इस पे मैंने एक कोटेशन भी लिखी थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर किसी माशरे में मस्जिद, इबादत खाना, शिफा खाना और मदरसे में जाने के लिए किसी आदमी की जेब देखने पड़े है तो उस माशरे को तबाह कर देना चाहिए। तो ये पाकिस्तानी माशरे का मसला है कि हमने जो इंसान, देखिए आप मुझे बताइए कोई आदमी करप्शन क्यों करता है? करप्शन करता है कि उसको अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना होता है। करप्शन इसलिए करता है कि उसे घर बनाना होता है। करप्शन वो इसलिए करता है कि उसके पास गाड़ी नहीं होती। करप्शन वो इसलिए करता है कि अपनी सेहत के लिए उसे पैसे बचाने हैं। ये 4 बुनियादी सहूलतें और आखिरी चीज़ सिक्योरिटी, ये 4 बुनियादी सहूलतें किसी भी रियासत को प्रोवाइड करनी होती हैं।
बिल्कुल अच्छा, सही। और मैंने कल एक और इंटरव्यू में कहा था कि वजीर आजम साहब बार बार एक बात करते हैं जिसको कहते हैं रियासत मदीना। रियासत मदीना का बेहतरीन मिसाल इस वक्त का मुल्क स्वीडन और इंग्लैंड है, आज का मदीना नहीं है। ये इमरान खान साहब को वो खुद भी जानते हैं और हमें क्लियर करना है आपको कि जो आज का मदीना शहर है वो रियासत मदीना नहीं है। रियासत मदीना आज के ज़माने में इंग्लैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है। बिल्कुल ठीक है शहबरज़ादी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और उन्होंने अपने कंसर्न सामने रख के सब कुछ इल्म है, सारी पॉलिसीज़ जो हैं होनी चाहिए थी वो बताई भी गई है, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं आ रहा? सवाल यही है कि अमल हो सकता था। सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने सामने रखा कि बुनियादी जो हकूक है इंसान की, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है प्राइमरी के तक की एजुकेशन बच्चों की। लेकिन कितने बच्चे हैं जिनको स्टेट जो है वो ये जिम्मेदारी अदा करी है, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी जिम्मेदारी अदा करने में क्यों नाकाम? बिल्कुल। सो ये तो हकीकतें हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आके रुक जाती है कि क्यों नहीं हो पाता ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका जवाब जो है किसी के पास नहीं है। वैसे शहबरज़ादी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ेगी तो वही तो बेचारे हैं जो टैक्स एट सोर्स कटवाते हैं। वाहिद इस वक्त जो टैक्स दे रहे हैं वो ज्यादातर तो वही है जो कि मुलाजमीन है, तो उन्हीं की तनख्वाह बढ़ा दें ताकि उसमें से ज्यादा टैक्स जो है वो काटा जा सके। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह